नमस्कार, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड कार्नेटिक वॉर के बारे में जानेंगे कि सेकंड कार्नेटिक वॉर के क्या-क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़े और कार्नेटिक वॉर के अंतर्गत क्या-क्या जो है स्टेप्स उठाए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये जान लीजिए कि कार्नेटिक वॉर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीसीएस एग्ज़ाम्स में, नेशंस में भी और यूपीएससी में भी, और साथ ही साथ छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एसएससी लेवल्स के भी होते हैं और स्टेट लेवल्स के भी होते हैं। कार्नेटिक वॉर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कार्नेटिक वॉर्स के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस इंडिया पे हो गई और व्यापार पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से काफ़ी रेवेन्यू गेन किया और उसको उसने यूटिलाइज़ किया पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। सेकंड कार्नेटिक वॉर में हम ये जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सेकंड कार्नेटिक वॉर्स की जो स्टार्टिंग थी, यानी जो इसका जो शुरुआत थी वो भारत में ही हुई थी। और भारत में एक डायनेस्टी थी, एक जो है शासक थे निज़ाम, जो कि हैदराबाद पे शासन किया करते थे। और इस डायनेस्टी की जो स्थापना की थी वो आसफ जहाँ निज़ाम मुल्क ने की थी। तो इनकी 1748 में देहांत हो जाता है और 1748 के देहांत के बाद इनके दो उत्तराधिकारी, यानी इनकी बेटी के बेटे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, जो इनका बेटा था, इनके बीच में जो है उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होना स्टार्ट हो जाता है। जब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है तो सेम वही कंडीशन, ऐसी ही सिचुएशन जो है कर्नाटक में जिसकी जो कैपिटल होती है, इसकी राजधानी अर्काट होती है, वहाँ पर स्टार्ट होती है। अब कर्नाटक जो रीजन था, वहाँ पर दो शासक उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। ऑलरेडी वहाँ पर अनवरुद्दीन का शासन था और चंदा साहिब जो थे वो जो पहले नवाब थे उनके दामाद थे। तो इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो रहा था। इस बीच में चंदा साहिब का कहना ये था कि चूंकि मैंने लंबे समय तक कर्नाटक के लिए लड़ाई लड़ी है, 8 साल मराठों के साथ जेल में रहा हूँ, उनके यहाँ पर जेल में रहा हूँ, इसलिए जो है मैं एक कुशल उत्तराधिकारी हूँ जो है शासन करने के लिए। और अनवरुद्दीन ऑलरेडी वहाँ पर जो है गद्दी पे बैठा हुआ था। तो इनके आपस में के बीच में जो जो है तनाव होता है, उसका फ़ायदा वहाँ पर तात्कालिक जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने ले लिया। डुप्ले पौंडीचेरी में पोर्ट पे था। आपको अच्छी तरह पता है कि पौंडीचेरी में फ्रांस की जो है फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर डुप्ले था। और जस्ट उससे ऊपर मद्रास में, अगर आप देखिए जो है उत्तर की तरफ, तो मद्रास में ब्रिटिशर्स का जो है फैक्ट्री थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। तो यहाँ पर इनके इंटरेस्ट जो है कोलैप्स करते थे कर्नाटक में। तो ये इनकी ज़रूरत थी, यानी ये इनकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर उनको इंडिया में एक अच्छा जो है बिजनेस सेटअप करना है, एक बढ़िया व्यापार करना है, तो उनको कंट्रोल कर्नाटक पे करना पड़ेगा, यानी इस रीजन में करना पड़ेगा। तो डुप्ले एक, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि एक बहुत ही कुशल जो है कूटनीतिज्ञ था। डुप्ले ने क्या किया कि वो सबसे पहले कर्नाटक में गया और उसने चंदा साहिब को सपोर्ट किया। उसने चंदा साहिब से कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो है हथियार दूंगा, मैं आपको सेना दूंगा, मैं आपके पक्ष से लड़ाई करूंगा, लेकिन अगर आप जीते तो आपको पौंडीचेरी रीजन मुझे देना पड़ेगा, पूरा का पूरा एरिया, पौंडीचेरी के आसपास का एरिया। चंदा साहिब इस समझौते पर राजी हो गए। उसके बाद फिर वो निज़ामों के पास गया और निज़ामों में वो सबसे पहले मुजफ्फर जंग के पास गया। उसने मुजफ्फर जंग से बोला कि ठीक है, जो है मैं आपको जो है सत्ता पे बिठाऊंगा, लेकिन मुझे उत्तरी सरकार, इस जो तटरेखा को उत्तरी सरकार बोलते हैं, ये तटरेखा चाहिए। तो वहाँ पर ही उसने अपना समझौता किया। उसके बाद उसने सबसे पहले क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी किसका सपोर्ट किए थे और ब्रिटिशर्स ने किसका सपोर्ट किया था। तो सबसे पहले जो है जो फ्रांसीसी यानी डुप्ले था, डुप्ले ने कर्नाटक में जो है चंदा साहिब का सपोर्ट किया था और जो है निज़ाम की तरफ से उसने मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया था। फिर डुप्ले ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग की सेना को लिया और चंदा साहिब की सेना को लेकर के अनवरुद्दीन के ऊपर हमला कर दिया। और जब उसने ये हमला किया तो इससे क्या हुआ कि अनवरुद्दीन मारा गया, यानी अनवरुद्दीन का अंत हो गया और उसका बेटा मोहम्मद अली भाग गया। भाग करके वो मद्रास पहुंचा ब्रिटिशर्स के पास। और फिर डुप्ले ने क्या किया, कर्नाटक पर
चंदा साहिब को बैठा दिया गद्दी पे। अब चंदा साहिब जब गद्दी पे बैठे तो चंदा साहिब खुश होकर के पौंडीचेरी का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डुप्ले को दे दिया। और जब डुप्ले को पौंडीचेरी का एरिया मिल गया तो ब्रिटिशर्स परेशान हो गए। बंगाल में क्लाइव बैठा हुआ था, ध्यान रखिएगा, कर्नाटिक वॉर से ही क्लाइव फेमस हुआ था। तो जो बंगाल में क्लाइव बैठा था और मद्रास में जो मॉर्स बैठा था, ये दोनों परेशान हो गए क्योंकि अब फ्रांसीसियों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया और इनको इनकी सरहदें, इनको इनकी फैक्ट्रियाँ खतरे में दिखने लगी। तो अब ये डुप्ले को बहुत शक भरी नज़र से देखने शुरू कर दिए। फिर मॉर्स ने क्या किया, मॉर्स ने जो है नासिर जंग का, माफ़ करिएगा, मॉर्स ने जो फिर नासिर जंग का सपोर्ट किया और मोहम्मद अली का सपोर्ट किया। यानी अब दो धड़े हो गए, एक तरफ फ्रांसीसियों का समर्थन था और दूसरी तरफ जो है मॉर्स का समर्थन था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब डुप्ले ने कर्नाटक पर जो है चंदा साहिब को बिठा दिया तो उसके बाद फिर उसने जो है हमला किया नासिर जंग पर, यानी कि निज़ाम हैदराबाद। और वहाँ पर उसने क्या किया कि नासिर जंग को भी उसने युद्ध हुआ, नासिर जंग भी मारा गया। यहाँ पर पूरी तरह से डुप्ले की कूटनीति सफल हुई। फ्रांसीसियों के समर्थन वाली जो है शासक गद्दी पे बैठ गए। कर्नाटक पर जो है चंदा साहिब और निज़ाम यानी हैदराबाद पर जो है वो मुजफ्फर जंग दोनों बैठाया। लेकिन मुजफ्फर जंग से चूँकि डुप्ले ने जो है कमिटमेंट लिया था कि जब आप शासन पे बैठोगे तो उत्तरी सरकार का जो ये जो पूरा उत्तरी तट का बेल्ट है वो हमें दे दोगे। लेकिन इसके लिए जो है मुजफ्फर जंग ने मना कर दिया। जब मुजफ्फर जंग ने मना किया तो डुप्ले ने फिर कूटनीति का इस्तेमाल किया और दरबार के अधिकारियों से, जो उसके अधिकारी थे, उनसे जो है मिल करके उसने मुजफ्फर जंग की भी हत्या करवा दी। और नासिर जंग का जो भाई था सलावत जंग, जिससे वो पहले से ही समझौता करके बैठा हुआ था, उसको गद्दी पे बिठा दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। और इसके बाद निज़ाम और कर्नाटक दोनों ही क्षेत्रों पर जो है फ्रांस का अच्छा खासा प्रभाव हो गया और उत्तरी क्षेत्र भी फ्रांस को मिल गया और साथ ही साथ जो है पौंडीचेरी का बहुत बड़ा एरिया भी फ्रांस को मिल गया। इससे भयभीत होकर के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठा, मैसूर की सेनाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने उनको बताया कि देखिए, जिस तरह से ये प्रभावशाली हो रहे हैं, आपकी सरहदों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चूँकि यहाँ ऑलरेडी तंजौर था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पर पेशवाओं का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था क्योंकि ये क्षेत्र जो था वो मराठा था क्षेत्र में आता था। तो मैसूर की सरहदें अर्काट यानी कर्नाटक से मिलती थी और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मराठों का शासन था तंजौर में। इसलिए जो है उसने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मराठा और मैसूर दोनों को मिला करके जो है सम्मिलित रूप से इसके ऊपर हमला किया, डुप्ले के ऊपर। लेकिन इसी बीच जो है डुप्ले को और सेना की ज़रूरत पड़ी और डुप्ले ने क्या किया कि एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी जो है फ्रांस में, पेरिस में, कि उसको और सेना की ज़रूरत है। इसका रीज़न फ्रांस की सरकार ने पूछा क्योंकि चूँकि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक सरकारी कंपनी थी जो फ्रांसीसी कंपनियां थीं। और सरकारी कंपनियों में चीज़ों थोड़ा सा उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो डिसीजन मेकिंग का ड्यूरेशन था, टाइम था, वो स्लो होता था, थोड़ा धीमा होता था। यानी पहले आप चिट्ठी भेजोगे, फिर आप अप्रूवल लोगे, उसके बाद आप लड़ाई करोगे। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस की सेना ने डुप्ले से रीज़न पूछा और डुप्ले ने ये इतनी सारी कूटनीति लिख करके भेज दी। उनको कुछ समझ में नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि डुप्ले जो है भारत में गेन कम कर रहा है और लड़ाइयाँ ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि देखिए, उस वक्त क्या होता था कि अगर कोई कंपनी युद्ध जीत जाती थी तो उसके रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिए जाते थे। यानी उसका जो राजस्व वसूली का, यानी वहाँ से जितना रेवेन्यू आ रहा है, उसके टारगेट बढ़ा दिए जाते थे। और अगर वो हार गए तो फिर उनका ट्रांसफ़र या उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाता था, गवर्नर्स के ऊपर। तो फ्रांस की, और चूँकि ऑलरेडी ये जो मॉरिशस का उसका फ्रेंड था, जो मैंने कैनेटिक फर्स्ट वॉर में आपको बताया था, वो पेरिस पहुंच चुका था और पेरिस में जाकर के उसने ऑलरेडी बता दिया था वहाँ पर सारे अधिकारियों को कि भाई डुप्ले वहाँ पर जो है अनायास लड़ाइयाँ कर रहा है, दुश्मनियाँ मोल ले रहा है, ब्रिटिशर्स से भी दुश्मनी मोल ले रहा है और जो है भारतीय शासकों से भी दुश्मनी मोल ले रहा है। तो ऐसे में फ्रांस की सरकार ने झुंझला करके डुप्ले को वापस बुला लिया
और ध्यान रखिएगा ये फ्रांस की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। डुप्ले को उन्होंने वापस बुलाया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फ्रांस के पास एक बेहतरीन लीडर की कमी हो गई, यानी लीडरशिप क्राइसिस हो गई। और चूंकि क्लाइव ऑलरेडी बैठा हुआ था जो है बंगाल में, और डुप्ले की सारी नीतियों को अच्छी तरह से स्टडी कर चुका था। ध्यान रखिएगा क्लाइव ने, जो कि सबसे अच्छा डिप्लोमेटिक जो है गवर्नर जनरल माना जाता है जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाया था भारत में। उसने कोई अपनी नीति नहीं बनाई थी, उसने सिर्फ डुप्ले की नीतियों को ही फॉलो किया था, और डुप्ले की ही नीतियों पर चल करके उसने जो है बंगाल को एक्वायर किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डुप्ले का जाना फ्रांस का पतन भारत में एक युग प्रारंभ कर देता है, फ्रांस के पतन का युग भारत में प्रारंभ कर देता है। डुप्ले डुप्ले चला गया, और फिर ब्रिटिशर्स और फ्रांस दोनों के बीच में ही एक संधि होती है, जो पौंडीचेरी की संधि कहलाती है। यानी पौंडीचेरी की जो संधि थी, इसमें ये निर्णय लिया गया कि दोनों के ही विजित राज्यों को उनको वापस लौटा दिया जाएगा। भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और जो है इसके बाद ये जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 1754 तक चला, यानी 5 वर्षों तक चला। कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार का संघर्ष से ये शुरू हुआ था, यही इसका मेन कारण था। पौंडीचेरी की संधि से जो 1755 में हुई थी, उससे ये खत्म हुआ था। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा था, इसमें अंबूर की लड़ाई हुई थी, और डुप्ले को वापस बुलाया गया था, विजित राज्य वापस दे दिए गए थे। ये इसका मुख्य प्रभाव थे। तो इस तरह से जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाता है। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो सप्तवर्षीय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय यानी 7 ईयर्स वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में होती है, जहाँ जहाँ पर इनकी कॉलोनीज होती हैं। तो उसके कारण जो है ये थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है। मेनली थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है 1758 से 1763, और ये भी 5 वर्ष चलता है। लेकिन थर्ड कर्नाटिक वॉर जब स्टार्ट होता है, तो पौंडीचेरी की जो संधि थी वो भंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि अगर पौंडीचेरी की संधि बनी रहती तो शायद भारत गुलाम ना होता, क्योंकि पौंडीचेरी की संधि में ये साफ मेंशन था कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फ्रांसिस हैं, ये भारत के राजाओं के यानी भारत के जो शासक हैं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि पौंडीचेरी की संधि कोलैप्स हो जाती है और ब्रिटिशर्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं जो है भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, और चूंकि डुप्ले वापस जा चुका था, फ्रांस का पतन भी प्रारंभ हो चुका था, और सप्तवर्षीय युद्ध के बाद तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया फ्रांस भारत से। इवन फ्रांस को यह तो बोल दिया गया कि अब आप कोई सेना यहाँ नहीं रख सकते, और उन्होंने जो है ये समझौता भी किया कि हम कोई सेना नहीं रखेंगे। तो उसके बाद से जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय कर्नाटिक वॉर था, थर्ड कर्नाटिक वॉर था, वो 1758 से 1763 में चलता है। इसका जो मेन रीज़न था वो सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पूरी दुनिया में लड़ा जा था, जहाँ भी इनके कॉलोनीज थे। और इस जो तृतीय सप्तवर्षीय युद्ध था, उसका जो अंत होता है वो पेरिस की संधि से होता है 1763 में। और ध्यान रखिएगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक युद्ध होता है भारत में ही, उसको कहते हैं बॉन्डी वॉश के युद्ध, क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो भारत में भी इनका युद्ध हुआ बॉन्डी वॉश। ध्यान रखिए, बॉन्डी वॉश का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1760 में हुआ था। और उस वक्त इंग्लैंड का जो है गवर्नर था, जिसने जो है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है कमान संभाली थी, वो आयरकूट था, सर आयरकूट। तो बॉन्डी वॉश के युद्ध के बाद जो पेरिस की संधि होती है, इसमें फ्रांसिस को बिल्कुल साफ बोल दिया जाता है कि आप जो है कोई भी सेना भारत में नहीं रखोगे, भारत में आप सिर्फ व्यापार करोगे। ठीक है, आपके जो ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं, जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, वो सुरक्षित रहेंगी, उनको हम संरक्षण देंगे, जैसे पौंडीचेरी थी, कराईकल था, यनम था, मछलीपट्टनम था, चंदनागौर था। यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सेना नहीं रख सकते और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से फ्रांसीसियों ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किया, और उसके बाद से फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में पतन हो गया। यानी कर्नाटिक वॉर वो इम्पोर्टेंट वॉर थी, जिससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस होता है, फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, थर्ड
जो कैनेटिक वॉर था उसमें फ्रांसीसियों का हारने का सबसे बड़ा कारण था कि ये वॉर 1758 में स्टार्ट हुई थी। और ध्यान रखिएगा 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हो चुका था, जिससे बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया था और उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो रेवेन्यू उन्होंने गेन किया उससे उन्होंने बड़ी सेना बनाई और उस सेना से वो लड़ाई लड़े और मॉन्टी वॉश का युद्ध उन्होंने जीता। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम तृतीय यानी थर्ड कैनेटिक वॉर्स का एंड करते हैं। होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड टू दिस लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक्स लॉट, हैव नाइस डे।